Hello everyone, this is Dhirendra Gupta and you are watching your channel Genius Coaching and Guidance Center। आज मैं आप सबको फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी फर्स्ट चैप्टर के थर्ड डे क्लास को ले रहा हूं, ठीक है। तो आज इसमें जानना है मिरर के बारे में, अर्थात दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको जानना है, ठीक है। तो दर्पण मुख्य रूप से यदि कहें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, अर्थात प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है और स्फेरिकल मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला इसका हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। इस प्रकार के से देखते हैं तीन प्रकार के दर्पणों में विभाजित हो गया। मुख्य रूप से दर्पण के कितने प्रकार हैं यदि पूछा जाता है तो दो ही बताएंगे, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और प्रतिबिंब के बारे में तीन प्रकार के दर्पणों में जानना है। पहला हो गया समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण और उसके बाद गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले समझ ले मिरर के बारे में आज जानना है, अर्थात दर्पण जिसे आईना भी कहते हैं। तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उससे पहले दर्पण कहते किसे हैं ये जानना जरूरी है। तो दर्पण किसे कहते हैं, अर्थात आईना किसे कहते हैं। कोई किसी से पूछा जाए आईना किसे कहते हैं तो सामान्य लोग कह देंगे जिसमें चेहरा देखते हैं वही तो आईना होता है, उसे ही तो आईना कहते हैं। लेकिन ऐसा कहने से काम नहीं होगा, परिभाषित करना है फिजिक्स में। तो दर्पण किसे कहते हैं तो बताना होगा, परावर्तन के आधार पर दर्पण के परिभाषा को बताने की आवश्यकता है। तो वह परावर्तक सतह जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करता हो और परावर्तन के नियम का पालन करता हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में यदि हम लोग किसी आईने के आगे एक टॉर्च को जला देते हैं तो जितना लाइट उसमें हम देते हैं पूरा का पूरा 100% लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमें उसी दिशा में मिल जाता है। ऐसा करके देख भी सकते हैं, किसी मिरर के सामने टॉर्च जलाकर देखें, पता चलेगा कमरे में वापस वो लाइट पूरा फैल जाया करता है। तो ये क्या काम है, ये दर्पण का काम है पूर्ण परावर्तन करना। अन्य वस्तुओं में प्रकाश जब देते हैं तो प्रकाश के कुछ अंश उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता है। तो दर्पण क्या है, दर्पण वह परावर्तक सतह है, अर्थात मिरर वह परावर्तक सतह जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करता हो, जो प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन करता हो। और परावर्तन के नियम का पालन करता हो, परावर्तन के नियम का पालन करता हो। परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियम का पालन करता है। उसे दर्पण कहते हैं। तो परावर्तन के नियमों का पालन करता हो उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मिरर जानना है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
अब जानना है दो प्रकार के दर्पण क्या क्या है। तो दो प्रकार के दर्पण में आता है एक समतल दर्पण, नंबर 1 है प्लेन मिरर, अर्थात समतल दर्पण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सतह कैसा है इसका, समतल। तो समतल सतह वाला दर्पण, जरा इसको इमेज के साथ समझ लें। ये समतल सतह का दर्पण कैसा होगा, एक आईना को सीधा खड़ा कर देते हैं और एक भाग में तो उसका कलई किया जाता है या पॉलिश किया जाता है पारा चढ़ा करके, तो जिसके कारण हमें कांच के एक भाग में पॉलिश कर दें पारा का लेप करने के बाद, तो होता क्या है वह बन जाता है दर्पण। तो कांच दर्पण की तरह काम करने लगता है एक भाग में यदि उसका कर दें, तो ये एक साइड में उसका पॉलिश हो गया और ये वाला भाग खुला है, तो ये हो गया कैसा दर्पण है, प्लेन। इसको इमेज में ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल इससे मतलब नहीं, मिरर को कैसे भी खड़ा कर सकते हैं, सुविधा के अनुसार इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर का इमेज। अब इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, गोलीय दर्पण कैसा होता है। तो नंबर 2 में आ गया गोलीय दर्पण। नाम में स्पष्ट होता है गोलीय दर्पण, अर्थात गोला का दर्पण, गोला से बना हुआ दर्पण। तो गोला से कैसे बनेगा दर्पण, जब गोला को काटेंगे तो बनेगा दर्पण। गोला कैसा होना चाहिए, गोला दो तरह का होता है, एक होता है पूरे सॉलिड ठोस गोला, एक होता है खोखला जो अंदर से पूरा खाली हो। जैसे एक बच्चों के खेलने का बॉल लेते हैं या ऐसे फुटबॉल को ले सकते हैं उदाहरण के लिए, क्रिकेट बॉल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड होता है वो, तो उसमें अंदर से खाली होना चाहिए। ऐसे ही कांच का होना चाहिए, लेकिन बॉल तो कांच का बनाते नहीं है, कंचे कांच के होते हैं, वो भी सॉलिड होते हैं। यहां पर एक ले रहे हैं एक कांच का खोखला गोला, ठीक है, जिसकी मोटाई थोड़ी है। अब इससे दर्पण कैसे बनाएंगे जगह वो देखते हैं। तो इसके किसी भाग को इस तरह से यहां से कट कर देते हैं और इधर से भी कट कर दिए, तो इसमें बन गया दो दर्पण। एक ये वाला भाग बन गया एक दर्पण की तरह, ये दूसरा ये। तो अंदर की ओर इसके यदि हम बाहर की ओर करते हैं, एक के अंदर की ओर कर देते हैं, अंदर की ओर इसका पॉलिश कर दिया जाता है, पारा का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो इसमें भी इसके क्या करते हैं, इसके अंदर की ओर किया है तो इसमें बाहर की ओर कर देते हैं। अब तो ये बन गया एक, ये भी गोलीय दर्पण है, दूसरा ये भी गोलीय दर्पण है। फर्क क्या है, अब देखते हैं। इसका अंदर वाला मुड़ा हुआ भाग जो है उसमें ये पॉलिश किया हुआ है, इसमें उभरा हुआ भाग में पॉलिश है। तो इस तरह से परावर्तक सतह हो गया इसका उभरा हुआ, इसका परावर्तक सतह हो गया धंसा हुआ, जिसमें प्रकाश किरणें टकरा कर लौटेगी, वो परावर्तक सतह है, ठीक है। तो जब परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण, अर्थात कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए, ये वाला जो हिस्सा ये बताए हैं ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, अर्थात अवतल दर्पण। और ये वाला भाग जो भी बना है ये बना है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, अर्थात उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहले क्या देखें, प्लेन मिरर के बारे में देखें, उसका इमेज कैसा होता है, गोलीय दर्पण का कैसा इमेज होता है। अब एक्सप्लेन करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में करेंगे, फिर उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है।
तो पहले सबसे पहले तीनों का परिचय जान लें। तो दर्पण दो प्रकार के हुए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। तो आप प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है और कैसे बनता है, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, इसको चित्र के द्वारा समझना है। अर्थात समतल दर्पण में के प्रतिबिंब की विशेषताएं जानना है। समतल दर्पण तो प्लेन मिरर एक बनाते हैं जो परावर्तन के नियम में को दर्शाने के लिए जो बनाए थे, इसके पहले के क्लास में बता चुके हैं। बस वही एक मिरर बनाना है। तो मिरर बनाएंगे तो एक आपतित किरण लेते हैं। आपतित किरण और ये अभिलंब हुआ। नब्बे के कोण के साथ बनता है अभिलंब, और एक यहां कोण भी बनेगा इधर। जितने अभिलंब से दूरी के साथ आती है किरण, उतनी दूरी के साथ ये परावर्तित होने के बाद चली जाती है। तो यह है आपतित किरण। आई कोण बना, इधर आर, आपतन कोण, परावर्तन कोण। यहां जानना है प्रतिबिंब बनाने के लिए, अभी बता रहे हैं। तो प्रतिबिंब बना के अभी दिखाते हैं। तो प्रकाश स्रोत मान लेते हैं यहां है एक वस्तु, ठीक है। मान लेते हैं सनलाइट यहां से निकल रहा है, तो सूर्य का ही प्रकाश बना प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस प्रतिबिंब को इसका? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए दो लाइनें। एक तो इनसे दो किरणें लेते हैं, और दोनों किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु को मान लेते हैं प्रतिबिंब। तो यहां देखते हैं आने वाली किरण परावर्तन के बाद उधर चली जाती है उसी दिशा में, तो इसके मिलने की कोई संभावना है। दूसरी किरण क्या होगी? सीधे आती है किरण, दर्पण पर सीधी किरणें पड़ती है। तो दूसरी किरण को भी खींचते हैं यहां से, दूसरी किरण को लेते हैं। दूसरी किरण आ रही सीधी। अब क्या ये दोनों किरणें कहीं मिलेगी? तो ये तो परावर्तन के बाद इधर जा रही है, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर की ओर चले जाएगी। कहीं मिलने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब आगे की ओर परावर्तन के बाद मिलने की संभावना नहीं होती है, तो इसे उसके अक्ष के साथ पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या देखते हैं? ये जो वस्तु थे और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो जस्ट ये वस्तु मान लेते हैं, ओ ए मान लेते हैं वस्तु। तो ये प्रतिबिंब भी देख लेते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब भी यहां पर आकर के बन रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो काल्पनिक रेखाओं से बन रहा है ये प्रतिबिंब, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब इस प्रतिबिंब को देखने के बाद लिखते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता जानते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं। काल्पनिक। और जगह और एक विशेषता देख रहे हैं इस प्रतिबिंब का, जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु है उतना ही बड़ा जाके प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो आभासी, सीधा, काल्पनिक
तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अच्छी तरह याद रखें, प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और वस्तु की आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु है रहेगा, यानी 5 मीटर का वस्तु दिया है समतल दर्पण के सामने, तो 5 मीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात है, और एक देखते हैं, जितनी दूरी पर यहाँ जितना डिस्टेंस के साथ वस्तु है, उतना ही डिस्टेंस के साथ यहाँ प्रतिबिंब भी है ना? तो प्रतिबिंब की दूरी यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब जितने दूरी पर होगा वस्तु भी उतनी दूरी पर हो। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। और तीसरी बात ये जान लें, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी जैसे हम लोग यदि आईना देख करके करते हैं ना, अपने दाएं हाथ से यदि बायां कान को छूते हैं तो हम लोग को आईने में दिखाई देगा दायां कान छू लिया। उसी तरह से कैंची लेकर के या कोई सीजर लेके यदि अपने बालों को काटने की कोशिश करेंगे आईने देखते हुए, तो हम लोग जब अपने सिर की ओर लाते हैं कैंची को, तो हमारे आईने में दिखता है वह कैंची दूर की ओर जा रहा है, और जब हम दूर की ओर ले जाते हैं तो पास की ओर दिखता है। ये ऐसी घटनाएं दिखने लगती है, इसको कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, बायां भाग दायां, दायां भाग बायां दिखेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो अंतिम फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आभासी सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, आप गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं, अवतल दर्पण। तो अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब को गोलीय दर्पण में क्या क्या होते हैं और उसमें कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसको देखते हैं। स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण बताए थे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, नंबर ए अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और दूसरे तरफ अभी हम उत्तल दर्पण को बनाते हैं। दोनों को एक साथ समझना है तो डिफरेंसेस पता लगेगा और याद रखना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण में क्या अंतर है? पहले तो दोनों दर्पण की परिभाषा बताते हैं, फिर उसके बाद उनके इमेज को बताते हैं। तो परिभाषा इसके इमेज से ही लेते हैं, कैसे इसका बना हुआ स्वरूप कैसा होता है, उसी आधार पर इसको परिभाषित कर सकते हैं। अनेक तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, यह भी गोलीय दर्पण का एक हिस्सा होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अर्थात डाउन हो, अंदर की ओर दबा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा तो अवतल दर्पण हो गया। इसको परिभाषित करते हैं उत्तल दर्पण को। तो वह गोलीय दर्पण
जिसका इसके अपोजिट जस्ट बोलेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बातें, दोनों को परिभाषित कर दिए। तो अब जानना है दोनों के प्रतिबिंब को, देखते हैं दोनों में क्या क्या होते हैं और दोनों में कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसको सीखते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण बना दिए, इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है, ठीक है। और जस्ट इसको उल्टा करके इधर बना लेना है, और इसमें धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दिए। तो अब इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग हो गया, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो गया। इसी के आधार पर दोनों को परिभाषित भी कर लेंगे। जब अंतर पूछा जाएगा दोनों में तो इसी दोनों के विशेषताओं को लिख देंगे, ठीक है। दोनों के परिभाषा से पहला पॉइंट हो गया अंतर। दूसरी बातें और भी इनके गुणों से स्पष्ट हो जाएगा, उनको एक यदि दोनों तरफ करके लिखते हैं तो हो गया अंतर। यदि अवतल दर्पण की विशेषताएं लिखना हो तो इसके तरफ की बातों को लिख देंगे, उत्तल दर्पण की विशेषता लिखना हो तो इसके तरफ की बातों को लिखेंगे। अभी हम बता रहे हैं दोनों में प्रतिबिंब में आखिर होते क्या क्या है दर्पण में और कौन कौन सी दूरियां होती है। पहले तो mn से एक मिरर को सूचित कर दिए हैं, ठीक है। कोई भी बिंदु ले सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, AB भी लिख सकते हैं। चूंकि AB हम वस्तु को दर्शाएंगे इसलिए भी यहां नहीं दे रहे हैं। यदि PQ वस्तु दर्शाएंगे तो यहां भी दे देंगे, ऐसे भी चलेगा। mn मान लिए वस्तु, एक दर्पण मान लिए, इस दर्पण का नाम mn दे दिए। अब ये दर्पण का द्वारक होता है क्या, यहां से यहां तक की जो दूरी है इस दूरी को दर्पण का द्वारक बोल देते हैं। कितना फैला हुआ दर्पण है, ठीक है। अब इसके बाद अब जानते हैं दर्पण में एक होता है, दर्पण के बीच में एक बिंदु देते हैं जिसको P से सूचित करते हैं। P का अर्थ होता है पोल अर्थात ध्रुव। और जो ये जिस गोले का भाग है जहां से गोला घुमाया गया उसका सेंटर होगा एक, तो सेंटर उसको C से दर्शाते हैं सेंटर को। तो इस सेंटर को सिर्फ सेंटर केंद्र नहीं बल्कि वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्र वाला भाग है तो वक्रता केंद्र ये हो गया C, ध्रुव हो गया P, ठीक है। और C और P के बीच में एक पॉइंट बन जाता है F। वो पॉइंट F कैसे बनता है उसको हम दिखाते हैं। एक और ये जो लाइन है P और C से गुजरने वाली एक रेखा जो लिए है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को लाएंगे, ठीक है। और यह किरण मुड़ने के बाद जहां से गुजरती है उस बिंदु, ये दोनों के सेंटर से गुजरेगी, ठीक है। P और C के बीच से गुजरती है और वो बिंदु हो जाएगा, तो ये बिंदु क्या हो गया F। F का पता लगाना भी आसान है और F का विशेषता यह भी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, ये भी मान लिए आपतित किरण है और ये जा रही है F से गुजरते हुए, तो कहां से गुजर रही है F से। तो ये हो गया अवतल दर्पण में। अब अवतल दर्पण में और कुछ जानना है तो ये हो गया P हो गया ध्रुव, F हो गया फोकस, C हो गया वक्रता केंद्र, AB आपतित किरण और B F से होकर गुजर रही है जो है परावर्तित किरण है। अब इसमें एक दूरी को मापते हैं कहां से, तो P से ही, पोल से ही। पता होगा अमानत में अमीन लोग भी जमीन का पैमाइश शुरू करते हैं ना, तो मुस्तकिल से शुरू करते हैं, कोई ना कोई पोल, कोई ना कोई खंभा, कोई खुट्टा होता है या कोई ना कोई कुआं
जो नक्शे में दर्शाया गया हो वहां से मापना शुरू करते हैं, तब किसी व्यक्ति के प्लॉट पर पहुंच करके तब उसके भूमि की पैमाइश करते हैं। तो जब फील्ड में प्रैक्टिकली ऐसा होता है तो इसमें भी दर्पण में भी ऐसा ही होगा। दर्पण में भी शुरू करेंगे जब भी माप का कार्य तो पी से शुरू करना है, पी से ही दूरी को मापते हैं। तो पी से जब एफ तक की दूरी, ये पी के सामने हम ले रहे हैं, पी से एफ की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, यानी स्मॉल एफ से सूचित करेंगे। ये क्या है? फोकस दूरी। और पी से सी तक का दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको आर से सूचित करते हैं। आर और एफ में भी संबंध होता है। एफ, ये दूरी जो है, ये दूरी में क्या संबंध होता है? ये एफ जो है आर का दुगुना होता है, डबल डबल। जैसे वृत्त में जानते हैं ना, त्रिज्या की दुगुनी होती है व्यास, वैसा ही यहां पर है। ठीक है, तो यहां वैसा त्रिज्या व्यास नहीं समझेंगे। ठीक है, यहां पर क्या जानना है? एफ जो होता है आर का हाफ होता है, या आर जो होता है एफ का दुगुना होता है। तो आर हो गया बड़ा, एफ हो गया छोटा, इतना पॉइंट तो याद रखेंगे। एफ हो गया फोकस दूरी, आर हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें वस्तु की दूरी को यदि लेंगे तो जगह उसको भी दर्शा देते हैं एक प्रतिबिंब के रूप में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कहीं भी वस्तु को लेके, अलग अलग स्थानों पर वस्तु को लेके प्रतिबिंब बनाएंगे। फिलहाल के लिए एक हम प्रतिबिंब को ले लेते हैं, एक वस्तु को यहां, और बना देते हैं एक प्रतिबिंब। ठीक है, कहीं भी ये बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, और ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, h2 कर देंगे, h1 h2 ऊंचाई हो गया, हाइट। और दूरियों को भी लेते हैं आप, ये हो गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब से इसके सामने से लेकर दूरी लेते हैं, ये भी दूरियां शुरू होगी, जो भी दूरी शुरू होगी ऐप से ही, पोल से ही शुरू करेंगे। तो ये हो गया प्रतिबिंब का दूरी, इसको भी से सूचित करते हैं। और ये हो गया वस्तु की दूरी, ये ए है, बी दे देते हैं इसमें, यहां डी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें करना है क्या, A1 B1 कर देंगे, इसमें B1 आ जाता है ऊपर में A1। वो तो प्रतिबिंब के अलग अलग स्थानों पर दिखाएंगे, अवतल दर्पण की विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का स्थिति का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो उस समय स्पष्ट कर देंगे इन बातों को। अभी जानना यह है वस्तु की दूरी, इसको सूचित करते हैं U से। तो चार दूरियां ले रहे हैं, एक हो गया फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये पर वस्तु की दूरी, यह है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और पी एफ सी ये क्या होते हैं? ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गए, और ये द्वारक हो गया दर्पण का। अब इसमें चलते हैं, इसमें उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में अब क्या होगा, गोला का तो एक भाग ये भी है ना, तो इसलिए इसका भी सी होगा इधर, और इसके भी एफ होंगे जो इस तरफ होंगे, सब कुछ उधर ही होंगे इसके। तो वस्तु तो इधर रखेंगे, एक वस्तु को रख देते हैं, और वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस गुजरती है। चूंकि ये दर्पण के पीछे जा रहा है इसलिए डॉट डॉट करके लिखेंगे, मिलती गुजरती मालूम पड़ती है, गुजरती है ऐसा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हो रहा है। और दूसरी किरण लेते हैं, सी से गुजरेगी, तो ये हो गया, ए बी वस्तु था,
A1 B1 कर देते हैं, प्रतिबिंब हो गया। अब जरा यहां भी देख लें, कुछ दूरियां यहां भी हो रही है। तो ये हो गया यहां पर P, इसमें भी सब कुछ बिल्कुल के बिल्कुल इसी तरह से अवतल दर्पण में जैसे पर है वैसे उत्तल दर्पण में। P हो गया ध्रुव, C हो गया वक्रता केंद्र, F हो गया फोकस, ठीक है। और ये P से अब ध्रुव को से दूरी मापना शुरू करते हैं। P से F की दूरी हो गया फोकस दूरी, यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, F से सूचित करेंगे। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R से सूचित करेंगे। और ध्रुव से प्रतिबिंब B1 है, ये B1 A1 B1, तो B1 तक लेंगे आधार पर, ये B1 आ रहा है, ये दूरी हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु की दूरी, इसमें वस्तु एक बाएं तरफ है और प्रतिबिंब दाएं तरफ जा रहा है, तो इधर वस्तु की दूरी इधर P से इधर की ओर आएंगे। अब कहीं से भी डिस्टेंस दे देते हैं, यहां से ही लेते हैं, ये रहा U, अर्थात वस्तु की दूरी। तो इसमें वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, सब कुछ सेम होता है उसी तरह से, ठीक है। और प्रतिबिंब के बारे में जरा देख लें, ये बड़ा है ना ए बी, और उसकी अपेक्षा ए बी ये छोटा है, इसमें छोटा ही प्रतिबिंब बनता है हमेशा, लेकिन इसमें कई तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, और बाकी जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा भी बनता है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें जान सकते हैं, यानी केवल आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा नहीं बनता है उत्तल दर्पण में, ये हमेशा याद रखना है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इस आधार पर दोनों के उपयोग को भी जानेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें जान लेते हैं C F R U P ये सब क्या है, इसको अभी हम फिर से यहां लिख देते हैं, जो कि स्मरण रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं P से सूचित करते हैं ध्रुव को, याद रखेंगे इस बात को। और C हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया F हो गया फोकस, और स्मॉल f से लेंगे तो फोकस दूरी, फोकस दूरी। कैपिटल F ये R से लेंगे तो हो गया वक्रता त्रिज्या, वृत्त में त्रिज्या बोलते हैं, इसमें वो त्रिज्या का नाम पड़ता है वक्रता त्रिज्या यहां, ठीक है। और इसमें U होता है, U याद रखें, U होता है वस्तु की दूरी। एक बात और क्लियर कर देते हैं, जब भी प्रतिबिंब बनाए वस्तु बाएं तरफ लेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा, ठीक है, हमेशा एक ही तरह से लेना चाहिए, राइट साइड में वस्तु नहीं ले लेंगे। ऐसा नहीं इस दर्पण में लेफ्ट लिए उसमें राइट ले लिए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे बनाने में प्रतिबिंब, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, एक ही तरफ लेना है। U वस्तु की दूरी, और V है प्रतिबिंब की दूरी। जब इसको अच्छी तरह याद रखेंगे तभी इसमें बनाए हुए प्रतिबिंब का स्थान और स्थिति को और उसके आकार के बारे में सही सही आकलन कर पाएंगे चित्र बनाने के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह से अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर को देख लिए। अंतर का फर्स्ट स्टेप परिभाषा के आधार पर है, अन्य अंतर को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताएंगे अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को, जैसे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहेगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति आकार कैसा होगा, और C और F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, F पर कैसा होगा, फिर F और
दर्पण के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। और इसमें तो केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, केवल दूरियां बढ़ने पर थोड़ा सा आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इसका नेक्स्ट क्लास की वीडियो का लिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उस पर जाकर के नेक्स्ट क्लास का भी वीडियो देख सकते हैं, और इसके पहले क्लास की वीडियो का भी लिंक आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। और यदि जो चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, उसके लिए लोगों को क्लिक करके, स्क्रीन के लोगों को क्लिक करके वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 10 के तैयारी के लिए, ठीक है।